हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी MPSC 003 भारत लोकतंत्र और विकास का चैप्टर 2 को समझेंगे। ये चैप्टर 2 का नाम है विकास प्रतिमान विषयक पर बहस और उसकी संरचना, यानी डिबेट्स ऑफ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। भारत का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कैसा विकास होता हुआ आया, उसके बारे में। यह विकास पर किस तरह की बहस थी। तो पहले पॉइंट में देख लेते हैं। मैंने इसको 3 पॉइंट में बांटा है मोटा मोटा इस चैप्टर को। तो भारत, और अगर आपको इसकी PDF और चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं हर एक चैप्टर की PDF अपलोड कर रहा हूँ। आपको पिछले चैप्टरों की भी PDF मिल जाएगी उसमें। MPS 2 की, MPS 1 की शायद नहीं, आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब मैंने टेलीग्राम नहीं बनाया तो मैंने शायद डिलीट हो गई थी मेरी फाइल्स। तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पर है। तो देख लेते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। भारत के अच्छे आर्थिक विकास के संदर्भ में आज़ादी के समय भारतीय राजनीति नेतृत्व में मुख्य विचारधाराएं क्या थी, यानी किन विचारधाराओं पर आर्थिक के बारे में बातें हो रही थी और किस तरह की हो रही थी। तो ये शुरू से चलता आ रहा है कि विचारधाराओं के बीच में मतभेद रहा है जो विकास के लिए, कि किस तरह से हम भारत का नेतृत्व करें, कौन सी विचारधारा को लेकर करें। और एक दूसरे के साथ विचारधाराओं का मतभेद रहा है भारत में भी, और विदेश में भी, पश्चिमी युग में भी रहा है। तो ये 3 विचारधाराएं इस प्रकार हैं: समाजवाद यानी साम्यवाद, पूंजीवाद, और एक गांधीयनवाद यानी जी गांधी के विचार। तो समाजवाद में मोटा मोटा है सार्वजनिक क्षेत्र के अत्यधिक विकास, यानी सरकार का, कानून का और राज्य का नियंत्रण पूरी तरह, और सामंतवादी व्यवस्था का अंत। और पूंजीवाद में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के विकास में पूर्ण स्वतंत्रता, कि वही पूंजीवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो भारत को जल्दी से विकसित कर सकती है, ये पूंजीवादों का मानना है। और एक गांधीयनवाद, गांधीवादी सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर की एक समान प्राप्ति चाहते हैं। अब इनको पॉइंट्स के हिसाब से समझ लेते हैं। समाजवाद आर्थिक सोच विचारधारा, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अत्यधिक विकास चाहते हैं, राज्य का नियंत्रण ज़्यादा होना चाहिए विकास में, और सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति होनी चाहिए यानी जमींदारी व्यवस्था, और नियोजन के अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अत्यधिक विकास, नियोजन के अधीन अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण, नियोजन की अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, कि राज्य की जो भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि करनी है उसका सारा नियोजन राज्य को ही करना है। सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति के पक्ष में थे, और ये चाहते थे कि जीवन स्तर के सुधार लाने के लिए संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, और भूमि सुधार और वितरण पर राज्य के नियंत्रण की आवश्यकता थी। ये राज्य को ही केंद्र मानते थे समाजवादी लोग, कि राज्य की ही अहम भूमिका होनी चाहिए हर तरह के विकास में। फिर दूसरी तरफ पूंजीवादी देखते हैं। ये निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की पूरी स्वतंत्रता चाहते थे, कि उनका ही कहना माना जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, बड़ी बड़ी उद्योगों का। ये सामंतवादी शासकों और जमींदारों एवं पूंजीपतियों के साथ एक समझौते के तौर पर जन आंदोलन को दबाने की नीति और पश्चिमी देशों के अनुकरण के लिए उत्सुक थे। इसमें सामंतवादी शासकों, जमींदारों एवं पूंजीपतियों के साथ समझौता करना चाहते थे, और नेहरू जी इस पूंजीवाद से प्रभावित थे। वे चाहते थे कि अगर तेज़ी से विकास करना है तो हमें पूंजीवादी तरीका ही अपनाना होगा, यानी बड़े बड़े उद्योगों, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ही हम विकसित हो सकते हैं। वे गांधीवादी के विचारों से थोड़ा अलग विचार रखते थे। जन आंदोलन का दबाने, यानी जो आंदोलन हो रहे थे उनको दबाने की कोशिश थी पूंजीवाद को अपनाने से, और पश्चिमी देशों की तरह विकास करने की एक उम्मीद थी। गांधीवाद की सोच विचार सबके लिए सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक अवसर की समानता,
धन का न्यायपूर्ण वितरण यानी ट्रस्टशिप, यानी जिस संस्था के पास अगर उसकी नियमित मात्रा से धन ज़्यादा हो तो वो ट्रस्टशिप यानी बांट सकता है छोटे छोटे एनजीओस में, और उनका विकसित होने में, भारत को विकसित होने में उसमें मदद मिलेगी। तो धन का न्यायपूर्ण वितरण करना और कुटीर उद्योगों से लोगों को आत्मनिर्भर बनाना गांधीवादी की विचारधारा में एक पॉइंट है। तो देखिए बुक में से पढ़ देता हूँ मैं कि गांधीवादी का लक्ष्य है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर की समानता को प्राप्त करना। सामाजिक न्याय यानी वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत और स्वाभाविक परिणाम था रोटी के लिए श्रम, अस्तित्व, ट्रस्टशिप के सिद्धांतों के धन का न्यायपूर्ण वितरण और सबके लिए अवसरों को अधिकतम क्षमता लाने के योग्य बनाना। मनुष्य के प्रारंभिक आर्थिक आवश्यकताओं की तृप्ति यानी पूर्ति कुटीर उद्योग में बने सामानों से की जाती है। गांवों के अधिकाधिक आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास करने की धारणा थी। विचारधारा ये गांधीवाद में सभी का आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहते थे। सामाजिक में कोई भी धर्म, जाति और किसी के अनुसार नहीं, और आर्थिक जो व्यवहार है वो भी सभी के साथ समान होना चाहिए। सभी को समान विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। ये गांधीवादी विचारधारा थी। पर कुछ लोग जो पूंजीवाद लोग थे वो नहीं मानते थे कि इस तरीके से कुटीर उद्योगों के द्वारा हम अपने बड़े पैमाने पर विकास नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर ही विकास हो सकता है, एक व्यक्ति का, एक गांव का। हम इसको पूरे देश का विकास नहीं कर सकते इस तरीके से। तो ये पूंजीवाद यानी नेहरू जी का मानना था। अब इसके बाद एक और बहस थी भूनीति विषय यानी भूमि का नियंत्रण। भूमि जैसे कई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमिहीन किसानों को निश्चित रोजगार देने और ग्रामीण जीवन में तत्काल सुधार को प्राथमिकता देना जरूरी था। यानी जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको भूमि देना, उनको रोजगार देना और ग्रामीण जीवन की को सुधार करना एक अहम भूमिका थी भूमि नीति विषयक बहस में। इसमें भारतीय नेताओं को वर्ग रहित और जाति रहित समाज की स्थापना के लिए एक वचनबद्ध थे। यानी हमें वर्ग रहित और जाति रहित एक राज्य की स्थापना करनी, एक समाज की स्थापना करनी है और सभी को एक साथ लेकर चलना है। आज़ादी के आसपास तेलंगाना और दिबांग में आंदोलन के कारण भूनीति का मसला और तेज़ी से बढ़ा। तेलंगाना में कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिसमें ज़मीन को लेकर मांगे की गई कि हमें ज़मीन चाहिए, हमें किसानी के लिए, हमें यहाँ पर किसान बिना ज़मींदारों के हक में सारी की सारी ज़मीन आ गई है और किसान सिर्फ उनके वहाँ पर ही काम कर पा रहे हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं, उनसे छीन ली गई है सारी ज़मीन। तो उसकी तीन मुख्य जो विचारधारा हैं भूनीति को लेकर वो देख लेते हैं। 1948 में कलकत्ता की द्वितीय कांग्रेस में भारतीय साम्यवादी दल ने एक राजनीतिक सिद्धांत पारित किया जिसमें किसानों को भूमि तथा कृषि क्रांति के लिए कृषकों से जुझारू गतिशीलता की आह्वान किया। एक समिति में कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता में एक साम्यवादी दल था, उसके द्वारा ये राजनीतिक सिद्धांत पारित किया है कि किसानों को भूमि तथा कृषि क्रांति करने के लिए आह्वान किया गया। तुम आप कर सकते हो, हमें अपनी भूमि के लिए आवाज़ उठानी होगी। वो इससे जमींदारी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे इस आह्वान से नेता लोग, कि एक क्रांति आएगी जिससे जमींदारी प्रथा, बिल्कुल सामंतवादी प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये साम्यवादी दल था जो समाजवादी सोच थी। दूसरी ओर सन 1948 में श्री विनोबा भावे के नेतृत्व में महात्मा गांधी के अनुयायियों के द्वारा, जो इनके साथ अनुयायी मिले थे विनोबा भावे के द्वारा, आंदोलन चलाया जिसे भूदान यानी ग्रामदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें भूमि दान करने, जिसके पास जो बड़े बड़े भूस्वामियों के पास गए, ये सारे बड़ा आंदोलन हुआ था ये भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा। इसमें बड़े बड़े जमींदारों, बड़े बड़े भूस्वामियों के पास गए, उनके साथ बैठे, बातचीत की और उनसे कहा कि अगर आपके पास अतिरिक्त ज़मीन है तो आप किसी बेरोजगार किसान को अपनी ज़मीन दान कर सकते हैं। और उन्होंने राजी राजी अपनी ज़मीनें दान भी की और बहुत बड़े उसमें इनमें भाग लिया गया ज़मींदारों द्वारा, और अपनी जो उन ज़्यादा ज़मीन थी, अतिरिक्त ज़मीन थी, उसका दान किया और इसको सफलता मिली। फिर दूसरे पॉइंट में कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने खेती और कृषि का सुझाव दिया। यानी
कृषि जो भूमि सुधार है, भूमि सुधार का कांग्रेस की कृषि समिति ने कहा कि हम भूमि को सुधार कर सकते हैं, एक ही भूमि को दोबारा खेती कर सकते हैं, उसको सुधार करके, यानी खेती और कृषि करनी चाहिए प्राकृतिक तौर से। फिर तीसरे पॉइंट में दिसंबर 1946 में गांधीवादी श्री जी.सी. कुमारप्पा के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति ने भूमि सुधार की 3 योजनाएं सामने रखी, यानी एक जमींदारी एवं बिचौलियों को ख़त्म कर दिया जाए, किसानों को उपभोक्ता अधिकार दिया जाए, यानी किसानों को ज़मीन का अधिकार दिया जाना चाहिए, और भूमि धारण की अधिकतम सीमा, यानी भूमि रखने की सीमा कोई नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने रखा। ये 3 भूमि को लेकर ये बातें हुई थी। फिर है आज़ादी के कुछ वर्षों पहले राजनीतिक विचारों में बहस। राजनीतिक विचारों में बहस देख लेते हैं हम। स्वतंत्रता प्राप्ति काल के प्रारंभिक वर्षों में कुछ आपसी वैचारिक बहस ने राजनीति पर अपना स्पष्ट प्रभाव छोड़ा। उसमें अहम भूमिका मुस्लिम लीग की थी। मुस्लिम लीग द्वारा द्वितीय श्रेणी के नेताओं, यानी जो भड़काऊ नेता थे, उनके द्वारा एक पर अलग से अपनी नेताओं की वो बनाई पार्टी, जो सरकार के कार्य में पहले ही अवरोध पैदा कर रही थी। लीग के मंत्रियों ने सरकार को भंजक चालाकियों ने वो कोशिशें की बहुत। लीग द्वारा सरकार को भंग करने की चालाकियाँ करना। और फिर एटली थे जो प्रधानमंत्री ब्रिटिश के, उन्होंने यह घोषणा की 1948 में कि वे ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह मुक्त कर देंगे, पर कुछ शर्तों के द्वारा। उन्होंने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को यह नियुक्ति दी कि तुम ये घोषणा कर देना, क्योंकि ऊपर से ही ऑर्डर आया था कि भारत को कुछ शर्तों के द्वारा, सिर्फ माउंटबेटन को तो क्या कहते हैं, एस्केप गोट बनाया था, उनके द्वारा सिर्फ ये बुलवाया गया था, नहीं तो ऊपर से ही सब कुछ आया था कि इन शर्तों के कारण कि हमें 2 देश चाहिए। तो माउंटबेटन के द्वारा भारत को दोहरी डोमिनियन हैसियत देना, यानी 2 राज्य स्टेट बनाने होंगे, यानी फूट डालो राज करो नीति वाली, वो इन्होंने पीछे से ऊपर से ऑर्डर आया था, माउंटबेटन ने ये कहा था और ये योजना प्रस्तुत की थी। आज़ादी के बदले ब्रिटिश की शर्तों का मानना, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राज्यों की स्थापना की बात की गई, एक शर्त में, इनमें से एक शर्त में, क्योंकि भारत विभाजन या लंबे समय तक गुलाम बने रहने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था, यह कहा गया सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा। इस डिसीजन से भारत के क्रांतिकारियों काफ़ी हद तक उनको ठेस पहुंची, क्योंकि वे खून पसीना एक कर रहे थे अपने भारत को पूर्ण तरह आज़ाद कराने के लिए, ना कि अपने भारत के टुकड़े कराने के लिए। अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो नीति का सफलता कुछ हद तक प्राप्त हुई, ये देखी गई हमें, और आज तक पता चल रहा है हमारे पाकिस्तान और हिंदू में अभी तक संबंध ठीक नहीं हुए हैं। ये ब्रिटिश काल हमें छोड़ते छोड़ते, हमें आज़ाद करते करते हम पर एक बहुत बड़ा जुल्म तो करके ही चले गए, ये आप सब भी मानते होंगे। इस चैप्टर में इतना ही, बाकी आप चैप्टर किताब से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, तो वैसे तो मैंने जो मोटा मोटा इसमें बताया गया था वो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा संविधान के ऊपर रहेगा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन। उस चैप्टर को मैं जल्दी लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा हौसला बढ़ेगा और मैं और चैप्टर बनाता रहूँगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर मैं हर एक चैप्टर के वीडियो यानी हिंदी नोट्स डाल देता हूँ, PDF डाल देता हूँ उसकी, और आने वाले अपडेट्स भी मैं उस टेलीग्राम चैनल पे आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।